हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम देखेंगे अबाउट द टू नेशन थ्योरी, जिसको किसने ज़्यादा प्रोपाउंड किया था? मुस्लिम लीग ने। इससे पहले के लेक्चर ज़रूर से देख लें, बिकॉज बेस उसी से बनेगा और हम मॉडर्न हिस्ट्री को ऑलमोस्ट हम एंड के ही ऊपर हैं, सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो काफ़ी सारे लेक्चर रहे बट हमने काफ़ी डेप्थ में इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये जो अभी के दो चैप्टर्स हैं, जैसे कि पिछला जो लास्ट डे लेक्चर था आपका और आज वाला लेक्चर है, इवन अभी दो लेक्चर्स और आएंगे, तो ये दोनों आपके पॉलिटी और हिस्ट्री में कॉमन रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टू नेशन थ्योरी जिसको फॉरवर्ड किया था मुस्लिम लीग ने। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कहाँ पे प्रोवाइड किया गया था? तो लाहौर रेजोल्यूशन के तहत ऑफ मुस्लिम लीग इन मार्च 1940। प्लेटफॉर्म मतलब किस रेजोल्यूशन के तहत ये एजेंडा लेके आए टू नेशन थ्योरी का? जो जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूअस यूनिट्स थी उनको डिमार्क कर दिया गया एज अ रीजन जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, नॉर्थ वेस्ट में और इवन ईस्टर्न प्रोविंस। अगेन वही बात हो रही है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट और ये वाला ईस्टर्न प्रोविंस। यहाँ पे डिमार्केशंस कर दी इन्होंने, देखा मुस्लिम मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और उस हिसाब से डिविजन्स कर दिए। हिंदू महासभा ने स्ट्रांगली डिफेंड किया द डिमांड फॉर क्रिएटिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। हिंदू महासभा जो थी ये काफ़ी डिफेंड करती हैं जो डिमांड रखी गई थी फॉर क्रिएटिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम, और मतलब पार्टीशन के अगेंस्ट है कहीं ना कहीं हिंदू महासभा। ऑल इंडिया हिंदू महासभा बन चुकी है ना, जिसके अंडर बहुत सारी हिंदू सभाएं एडेड हैं। ये जो डिमांड थी उसको रिपीटेडली कांग्रेस ने रिजेक्ट किया है जब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास नहीं होता। जब कांग्रेस ने फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया कि ठीक है पार्टीशन कर देते हैं इंडिया का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या क्या था? इस एक्ट के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बिकॉज पार्टीशन का तो अब एक्ट पास हो ही चुका है, जिसके तहत बोल दिया गया पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसके तहत अब इंडिया का पार्टीशन होना ही है और दो डोमिनियंस बनने वाले हैं ऑन 15 अगस्त 1947। बाउंड्री कमीशन ने एक सेटअप करा गया जिसको चेयर किया सर साइरिल रेडक्लिफ ने, और इनको दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब पाकिस्तान डिफरेंट कंट्री बनने वाला था, तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ हैं उनको डिमार्क करना था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसी के तहत इधर इंडिया की साइड देखोगे वेस्टर्न साइड पे तो पंजाब वाला पोर्शन और बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड एज सेसेशन ऑफ सिलहेट फ्रॉम असम, तो इन सबको कर दिया गया सेपरेट। आफ्टर द पार्टीशन जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं पाकिस्तान के, और लॉर्ड माउंटबेटन ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। मोहम्मद अली जिन्ना यही तो थे सबसे ज़्यादा फेवर में कि इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए। हाउएवर जो सी राजागोपालाचारी थे ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जो एक्ट थी इसके तहत जो सुजरेंटी है, पैरामाउंटेंसी है ब्रिटिश क्राउन की ओवर द प्रिंसली स्टेट, ये टर्मिनेट हो जाती है। सुजरेंटी मतलब आप डोमिनेटिंग नेचर में एक्ट कर रहे हो और आपके अंडर सारे इंडियन रूलर्स हुआ करते थे पहले। अब ब्रिटिशर की जो सुजरेंटी है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, जो डोमिनेंस है वो पूरी ख़त्म हो जाती है ऑन 15 अगस्त 1947। जो क्राउन थे इंग्लैंड के ये अब एम्परर नहीं रहे इंडिया के, और जो क्योंकि अब हम कैसा नेशन बन चुके हैं, सॉवरिन नेशन बन चुके हैं, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगी इंडिया के अंदर। और जो ऑफिस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का उसको कर दिया गया पूरी तरह से खारिज, एबॉलिश। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को फाइनली ग्रांट मिल जाती है इतने लंबे अर्जे के बाद, लगभग 200 साल का जो टाइम पीरियड रहा उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब पार्टीशन एंड इट्स अप आफ्टर मैथ। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको पक्का से देख लें, बिकॉज ये मैप आपको फिर ईजी लगेगा। यहाँ पे बन चुका था वेस्ट पाकिस्तान, 1971 में बना पाकिस्तान ओनली, और इस तरफ आप देखोगे ईस्ट पाकिस्तान 1971 में जाके बन जाता है बांग्लादेश ओनली। ये वाला वेस्ट पाकिस्तान था, तो ये सारा वेस्ट पाकिस्तान है। बाकी ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट करा गया है यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश इंडियन हुआ करते थे, और जो ये लाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये पार्टीशन से पहले का है सारा। जब पार्टीशन हो जाता है इंडिया का तो किस बेसिस पे हुआ? कम्युनल लाइंस के ऊपर, यानी कि रिलीजन प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल। दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त को, और पाकिस्तान को मिला 14 अगस्त 1947, बिकॉज टाइम जोन का फ़र्क था। जैसे इंडिया के अंदर भी अगर देखो तो दो टाइम जोन्स आ जाती हैं, पर हमने बीच वाली एक लाइन ली है अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसके तहत हम बोलते हैं कि जो टाइम है दैट इज़ गोइंग टू बी सेम। वहीं पे अगर सूर्य उदय देखोगे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो पहले ही हो जाता है, 6 बजे ऐसी तड़क भड़क धूप आ
चुकी होती है और शाम भी पहले हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइम जोन्स। अब सूर्य देवता तो अपने टाइम से ही आएंगे। गवर्नमेंट अनेबल हो जाती है टू डिप्लॉय इनफ ट्रूप्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द वेक ऑफ कम्युनल राइट्स बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। अब देखो, जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं, ठीक है, लोग प्रोटेस्ट करने पे उतर जाते हैं, हफड़ा दफड़ी मच जाती है, तो उस टाइम पे हमारे पास उतने ट्रूप्स भी नहीं थे, उतने आर्मी में पर्सन भी नहीं थे, तो जो माइग्रेशन थी वो लगभग 2 साल के लिए कंटिन्यू रहती है, जो हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे सिटीजनशिप वाले चैप्टर में। तो ये जो माइग्रेशन थी ये दो से ज़्यादा सालों के लिए चली ही रहती है। मार्च 1947 से शुरू होती है, 1948 तक चली ही रहती है। उसके बाद पार्टीशन हुआ और उसके आफ्टर में क्या क्या रिजल्ट्स आए वो देखते हैं। सबसे पहले आता है बाउंड्री कमीशन, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री सेटअप कर दिए गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़, अब बहुत सारे रिफ्यूजीज़ भी आ रहे हैं, ये हम सिटीजनशिप में देखेंगे, विच कम्स अंडर द पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आप देखोगे कि जो रिफ्यूजीज़ हैं वो कभी पाकिस्तान जा रहे हैं, कभी इंडिया आ रहे हैं, तो एक तरह से रिफ्यूजी का ही वर्ड उनके लिए रह जाएगा, जिनके पास सेटलमेंट के लिए कोई घर ठिकाना नहीं है। उसके अलावा डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, अब पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो जैसे हमने पाकिस्तान को करोड्स में पैसा दिया था, अराउंड 70 करोड्स वर गिवन कि आप अपने आराम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाओ, पर उन्होंने यूएस से अपने फाइटर जेट्स खरीदे और इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है, 1961 65 ये सब टाइमलाइन आपको पता होंगी। नेहरू लियाकत पैक्ट ऑन माइनॉरिटीज़, एक पैक्ट आता है, एक समझौता साइन होता है नेहरू और लियाकत के बीच में, किसके बेसिस पे, माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे 1950 में। अब कम्युनल वायलेंस चल रहा है, रिलीजन के बेसिस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जब ये रिफ्यूजीज़ वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं दोनों तरफ, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था लियाकत अली खान एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको ये बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट या फिर नेहरू लियाकत पैक्ट भी जिसको बोलते हैं, जो जगह थी सिग्नेचर्स की वो दैट वाज दिल्ली, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज दिल्ली पैक्ट ऑल्सो। अब इसके हिसाब से जो नेहरू लियाकत पैक्ट था या दिल्ली पैक्ट था, इसके हिसाब से 8 अप्रैल 1950 में क्या होगा, जो गवर्नमेंट होंगी दोनों ही तरफ, दे विल अपॉइंट माइनॉरिटी मिनिस्टर्स एंड फॉर्म माइनॉरिटी कमीशन। अब हुआ क्या कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान की तरफ जा चुकी थी, पर माइनॉरिटी में भी पाकिस्तान इंडिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स देखने को मिल जाते हैं, तो एज अ माइनॉरिटी हैं। अब इंडिया के अंदर टोटल 6 माइनॉरिटी रिलीजन्स आपको मिल जाते हैं, जैसे लेटेस्ट की अगर बात करूँ तो 2014 में जैनिज़्म को ऐड करा गया था, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के रिसोर्स की उनको कोई प्रॉब्लम ना है इंडिया के अंदर, इसलिए ये नेहरू लियाकत पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट साइन कर दिया गया 1950 में। अब रिसोर्सेज की भी डिवीजन करनी थी, जैसे कि कुछ डिफेंस पर्सोनल हो गए, जो वेपन्स हैं उनकी भी डिवीजन हुई, पैसे की डिवीजन हुई और सिविल गवर्नमेंट की डिवीजन हुई, तो बहुत सारी डिवीजन्स हो रही हैं रिसोर्सेज की, जिसके तहत इंडिया को प्रोक्लेम कर दिया जाता है टू बी अ सॉवरिन, नो इंटरनेशनल पावर इज़ गोइंग टू इंटरफेयर, डेमोक्रेटिक, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो इनहेरिटेड पोजीशन पे नहीं आएंगे, तो फिर किस पोजीशन पे आएंगे, बाय इलेक्शन। जो पब्लिक होगी वो पहले अपने जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर वो जाएंगे प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने। ये हम पढ़ेंगे अंडर द पार्ट 5 ऑफ पॉलिटी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से। और 52 सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इन्होंने अपने जो फर्दर जब डिवीज़न हो चुकी है, हमें जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ये सारा एश्योर करा जाता है माइनॉरिटीज़ को भी, बैकवर्ड्स को भी, ट्राइबल एरियाज़ को भी, डिप्रेस पीपल को भी, और जो बाकी के बैकवर्ड क्लासेस हैं सभी को ये चीज़ अलाउ कर दी जाती है। कहीं ना कहीं यही शब्द आपको हमारे प्रियम्बल के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का उसको ड्राफ्ट करा गया बिटवीन 1947 एंड 1949। याद करो, पहले तो 1946 मंथ था जनवरी का, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, किसने, नेहरू जी ने। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग किसने करी थी कि क्या क्या हमारे मेन क्राइटेरियाज रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो करे थे BN राव साहब ने। उसके बाद 1947 से लेके 1949 का लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम पीरियड है, जिसके तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जाता है। फाइनली 26 नवंबर 1949 को कुछ चीज़ें हम शुरू कर देते हैं, जैसे कि सिटीजनशिप को अलाउ कर दिया था, फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट कर दिए, पर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है ऑन 26 जनवरी 1950।
स्टोरी मैंने आपको बता दी थी, पूर्ण स्वराज के लिए ये डेट डिसाइड हुई थी, तो इसी वजह से हमने 2 महीने वेट किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया, जिसको हम आज रिपब्लिक डे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लो, ये वो स्टोरी आ गई जो मैंने अभी अभी बताई आपको। तो पहले सब्सटेंशियल ऑटोनमी आती है टू द स्टेट, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटर और स्टेट में इक्वल डिवीजन ऑफ पावर। पर इंडिया के अंदर आपको पूरा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सेमी फेडरल या फिर कोजाई फेडरल स्ट्रक्चर मिलेगा। कोजाई का मतलब है ज़्यादा जो पावर रहेगी वो सेंटर के पास रहेगी। इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्यूशन में आ जाता है। पहले बात करी गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी, कौन कौन से मेंबर्स आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, फिर आए सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि यूनिटरी फीचर क्या होंगे, फेडरल फीचर्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये तो 1934 में बन गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो फर्स्ट एम.एन. रॉय ने आगे रखा था, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के भी पाइनियर रहे हैं, इनिशिएट जिन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट को किया था। जो डिमांड थी ये फाइनली एक्सेप्ट कर दी जाती है इन द प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके तहत? तो अगस्त ऑफर 1940। 1942 में ये जो प्रपोजल था क्रिप्स मिशन का, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जस्ट एक बार मतलब हाईलाइट्स हैं यहाँ पे। क्रिप्स मिशन ये क्यों लाया गया था? ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए लाया था। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको रिजेक्ट भी करा था, बिकॉज क्रिप्स मिशन तो बिल्कुल ही इंडियंस की विल के अगेंस्ट जा रहा था, तो इसको हमने खारिज कर दिया था। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, कुछ प्रोविज़न इसके एक्सेप्ट कर लिए गए थे, कुछ के हम फिर भी अगेंस्ट थे, जिनके अगेंस्ट थे वो रिमूव कर दिए गए थे। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि काय को बार बार नए नए मिशंस लेके आने हैं, एक नया प्लान बनाते हैं जिसको 3 जून या फिर माउंटबेटन प्लान भी बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया 26 नवंबर, पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करी गई 26 जनवरी 1950। अब 26 नवंबर 1949 को कुछ चीज़ें हमने शुरू कर दी थी, जैसे कि प्रीएम्बल शुरू कर दिया। 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। जब स्टार्टिंग में आप देखोगे जो 26 नवंबर 1949 में ये इम्प्लीमेंट नहीं करे, सॉरी, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पर आज के टाइम पे तो आप देखोगे आर्टिकल का नंबर भी इंक्रीज़ कर चुका है। 8 शेड्यूल से हमारे पास 12 शेड्यूल हो चुके हैं। 4 शेड्यूल हमने अमेंडमेंट से ऐड करे गए थे। ठीक है, चलो इनको तो पॉलिटी में ही डिटेल में करेंगे। अभी चलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरफ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फर्स्ट ब्लूप्रिंट था फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के लिए। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है नेक्स्ट मंथ 30 जनवरी 1947। यस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड? तो एलिफेंट को एज अ सिंबल हमने अडॉप्ट करा फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सिंबल एलिफेंट है। सर बी.एन. राव इन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी बनते हैं। H.V.R. अयंगर ये सेक्रेटरी बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। S.N. मुखर्जी ये चीफ ड्राफ्ट्समैन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। प्रेम बिहारी नरेन रायज़ादा ये कैलीग्राफर बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इवन जो कैलीग्राफी थी हिंदी वर्जन की, इसके लिए हमने शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे उनको भी बुलाया था। तो जितने भी पार्ट, जैसे पार्ट 1 है जिसमें इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ड्राइंग बनती है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके महात्मा गांधी जी तक के टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं हर एक पार्ट के फ्रंट पेज पे। और जो कैलीग्राफी थी हिंदी वर्जन में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, वो करी थी वसंत कृष्ण वैद्य ने। एलिगेंटली किसने डेकोरेट किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। सेलिएंट फीचर क्या क्या बने, जिनको हम पूरा डिटेल में तो पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना। बहुत सारे सोर्सेज से हमने ड्रॉ करा, जैसे DPSP हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे लगे तो वहाँ से हमने उठा लिए। ठीक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जितना कठोर है उतना कठोर भी है, जितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए फ्लेक्सिबल भी है। फेडरल सिस्टम यूनिटरी बेस के साथ मिलेगा, 22 के साथ मिलेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, सुप्रीमेसीज देखने को मिलेगी, ऑटोनमस बॉडीज़ देखने को मिलेंगी। सिंगल सिटीजनशिप का हमने क्राइटेरिया अडॉप्ट करा। जैसे US में तो डबल सिटीजनशिप आती है ना, तो इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया अडॉप्ट किया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग वाला, यानी कि
जो आप वोट करोगे तो आपकी ना तो जेंडर, ना तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं देखा जाएगा, बस आपकी एज जो है वो वैलिड होनी चाहिए। इनिशियली तो हमारे पास 21 ईयर्स थी, पर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हम कर देते हैं इसको 18 साल। सेक्युलर स्टेट बना, मतलब धर्म को हम निरपेक्ष तरीके से देखेंगे, सारे धर्म जो हैं सरकार के सामने बराबर रहेंगे, धर्म के बेसिस पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। डीपीएसपीज आए जो कि नॉन एनफोर्सिएबल है, स्टेट की मर्जी रहेगी आपने इम्प्लीमेंट करने हैं या नहीं करने हैं, दैट इज़ गोना बी अ चॉइस ऑफ स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट की चॉइस रहेगी। और इसके साथ साथ नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर आपका डीपीएसपी वायलेट होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स आएंगे, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट रखा, और इसके अलावा सॉवरेंटी रखी हमने पार्लियामेंट की भी, यानी कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगी विद द सॉवरेंटी ऑफ नेशन। अब देख लेते हैं जनरल इलेक्शन भी देख ही लेते हैं, फिर एक ही चैप्टर बचेगा अपने पास। तो जनरल इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट थी उसको हमने कर दिया था, इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी, पर जो ऑफिशियली इलेक्शंस होते हैं, इंटरिम मतलब टेम्परेरी बनाई थी, फिर 1951 से 52 तक हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस थे इलेक्शन से रिलेटेड उनका यूज़ किया जाता है, जैसे आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारे इलेक्शन कमीशन जो ऑफ इंडिया था सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा। पहले वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोविजन था, फिर 1967 के आसपास जो है वो डिसरप्ट हो गई थी साइकिल, क्योंकि सरकारें गिरने लगी, इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हुए थे इलेक्शन कंडक्ट करवाते हुए, वो सब चीज़ें चलती हैं। टोटल 53 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेंगी आपको, जिसमें से 14 तो यहाँ पे नेशनल पार्टीज़ थी। और कितने कैंडिडेट्स थे, तो 1874 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर इन द लोकसभा। अखिल भारतीय जनसंघ, इसको फाउंड किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 को। अखिल भारतीय जनसंघ, फाउंडर कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मीनवाइल जेबी कृपलानी, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था किसान मजदूर प्रजा पार्टी को। जेबी कृपलानी ही एस्टेब्लिश द किसान मजदूर प्रजा पार्टी। शेड्यूल क्लास फेडरेशन आती है, लेटर रिपब्लिक पार्टी जो बनी, इसको फॉर्म किया था बी आर अम्बेडकर साहब ने। और सोशलिस्ट पार्टी आती है, जयप्रकाश नारायण ने इसको फाउंड करा था, राम मनोहर भी साथ में थे, राम मनोहर लोहिया। और कम्युनिस्ट पार्टी बनती है इंडिया की। इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, इलेक्शन फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के ऊपर बेस थे, जहाँ पे कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, मेजॉरिटी नहीं थी, अब तो मेजॉरिटी का प्रोसीजर आ रखे है ना, अगर मेजॉरिटी मीट ना हो तो दोबारा से इलेक्शंस होंगे, पर यहाँ पे बोला गया था जिसको लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे वो इलेक्शंस को जीत जाएगा। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में आप अराउंड 45% पीपल की पार्टिसिपेशन देखोगे, और उस टाइम पे इंडिया को अभी थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी था, इलेक्शन पहली बार कंडक्ट करवाए थे, कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद जो लोग थे वो पूरे वोटिंग के लिए नहीं आ पाए थे, अराउंड 55% ने तो वोट ही नहीं करा था। रिजल्ट्स क्या क्या रहे इलेक्शन के, तो जैसे इलेक्शन हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर ये एज अ फर्स्ट स्पीकर बनते हैं लोकसभा के। जैसे अभी के टाइम पे देखोगे तो ओम बिरला साहब हैं, ये फर्स्ट थे, कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी है, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी है, इनका पैन इंडिया प्रेजेंस रहा और काफ़ी पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन की थी। डिस्पाइट हमने देखा जो कवरेज कैपेसिटी थी वो सिर्फ कितनी हो पाई थी लोगों की, 45%। कॉमन फीचर क्या था इन सभी पार्टीज़ का कि दे ऑलवेज स्टूड फॉर द नेशनल यूनिटी। आज के टाइम पे थोड़ी सी फाइट्स हो जाती हैं, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हो जाती हैं कम्युनल बेसिस के ऊपर भी, पर इन सभी पार्टीज़ की एक कॉमन चीज़ थी कि दे ऑलवेज स्टूड टुगेदर फॉर द नेशनल यूनिटी, जबकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ करते थे, फ्रीडम के लिए एक साथ लड़े थे। तो ये सारा हमारे जनरल इलेक्शंस का था। अब आएगा नेशन बिल्डिंग, क्या क्या चैलेंजेस थे इंडिया के पास में, तो वो सब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बस अब एक ही चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट वाला, जो आपका ना एक चैप्टर था 22 वो मैंने शॉर्ट वीडियोस में करवा दिया है, उसमें कुछ नहीं है, वाइसरॉय कौन थे, वो गवर्नर जनरल कौन थे, वो सब करवा दिए हुए हैं शॉर्ट वीडियोस में, एक बार शॉर्ट वीडियोस को विजिट ज़रूर कर लें। हाँ, ये वाला जो चैप्टर है नेहरू के अंडर, तो इसमें थोड़े से हम ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे नेहरू ने, ये आपका जो चैप्टर रहेगा ना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और नेहरू वाला, इसमें आप थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखोगे कि क्या क्या पॉलिसीज़ इन्होंने अडॉप्ट करी थी। इन्हीं के कार्यकाल में कुछ मेजर फाइट्स भी होने वाली हैं, जहाँ पे हम हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा लगा रहे थे, वहीं पर चीनियों ने अपनी वो जो ब्रदरहुड है वो दिखाई दिया था फिर अल्टीमेटली। तो ये सब चीज़ें, ये देखो एक टाइम जोन की फॉर्म में होगा, और उसके बाद तो डेथ हो जाएगी 1964 में जवाहरलाल नेहरू की ऑन 27 में, और फिर जो सिनारियो है वो चेंज हो जाएगा, और उसके बाद हम नया सब्जेक्ट अपना शुरू कर देंगे
अभी के लिए इतना ही रहेगा, लगभग इस हफ्ते हम कंप्लीट कर देंगे इसको। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, रिवीजन ही हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सुन रखी हैं, तो वी विल कंप्लीट दैट अप टू सैटरडे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।